अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 52 स्टार्ट कर दिया जी हमने कैफ 3 का। अच्छा जी, कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन 14 ये आपका ऑप्शनल होमवर्क था, तो जाहिर सी बात है ऑप्शनल काम आप लोग कहाँ करते हैं, तो हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये बी तो पेंडिंग रखनी है। उसके बाद मैंने 11, 12, 13 क्वेश्चन जो थे ये आपके होमवर्क में रखे हुए थे। आज इनका सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस इसकी डिस्कशन भी कर दूंगा। ठीक है जी। 11, 12, 13 यही थे ना, नंबर तो गलत नहीं लगा दी मैंने। 11, 12, 13 ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल को कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल काफ़ी से ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, इस पर काफ़ी टाइम लग जाना है, 45-50 मिनट्स तक तकरीबन लग सकते हैं। अच्छा, सवाल कुछ ज़्यादा ही लेंथी है, मेरा दिल है कि इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वर्किंग वाला सफ़ा ओपन कर लेते हैं हम अपना। था ना हमारा एक वर्किंग वाला सफ़ा, अनटाइटल्ड तो नहीं था वो? नहीं, बनाया तो था हमने ये। जी बच्चों, खामोश क्लास भाएं भाएं कर रही है, खाने को दौड़ रही है मुझे। शुक्र है कैलकुलेशन वाले दो तीन बच्चे आ जाते हैं, नहीं तो मैं कैलकुलेटर ही चुप के खिलाता हूँ जी। यार अल्लाह ना करे हर हफ्ते ऐसा हो। वैसे हफ्ता तो उन्होंने पक्का ही बंद कर दिया है ना, जुम्मा हफ्ता हर हफ्ते नोटिफिकेशन आता है, तो बस अल्लाह करे कि सिर्फ हफ्ते तक या वो टिक जाएं जो उन्होंने कहा है, तो फिर सिर्फ हफ्ता इस तरह से क्लास हुआ करेगी। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 हम करेंगे इंशाल्लाह। ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारा लेक्चर 51 का है। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। बाद में पता ही ना लगा की गीता है, ऊपर वाले पे लिखा था हमने। ये तो ये क्या, ये आप लोगों की ये क्या, ओ माय गॉड, बीच में FAR1 FAR2 घुसा है ना। चलें कोई बात नहीं, FAR2 बीच में घुसा हुआ है, शायद ये वर्किंग सामने आई और मैंने यहाँ कर दिया। चले इसको निकाल लेंगे। हम अपना सवाल करते हैं जी। माजरत, आप इधर ध्यान दें, आपको क्या है इससे, उधर क्या हो रहा है, इधर देखें क्या हो रहा है जी। येलो लिमिटेड is engaged in manufacturing and selling of 3 products that are alpha, beta and gamma. YL has recently received an order from an overseas customer for 3000, 4000 and 1000 units of alpha, beta and gamma respectively. यहाँ kg से नीचे सारा डाटा यूनिट्स वाला था। ठीक है, द पर यूनिट डिटेल्स, ठीक है ना जी। तो वो शायद गलती से ऊपर रह गया होगा, या सेफली अज्यूम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा जब बन जाती हैं तो एक यूनिट 1 kg के बराबर होता है। तो यूं भी कह सकते हैं, आई कैप ने भी यही लॉजिक देकर इसको फिर चेंज नहीं किया होगा। मतलब बन गया ना, फिर बाद में किसी ने अगर पूछा होगा तो यही कह दिया होगा। खैर मेरे ख्याल से तो इधर यूनिट्स होना चाहिए था। एनीवेज, अच्छा उसके बाद ये क्या है जी, ये कस्टमर, ओवरसीज़ कस्टमर से ऑर्डर आया है। अभी तक ये नहीं हमें उसने बताया कि ये कमिटेड है, अभी तो सिर्फ ऑर्डर आया है। हो सकता है वो आगे जाके कहे ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, अच्छा आगे कहता है दिस ऑर्डर रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ टोटल डिमांड, यानी कि टोटल डिमांड का 25%। टोटल डिमांड फिर क्या होगी, 100। टोटल फिर 100 होती है, ये याद रखा करें, ये मैथमेटिक्स का छोटा सा असूल है। ये कह रहा है ना 25% ऑफ टोटल डिमांड, तो 25% टोटल डिमांड का जो, तो टोटल डिमांड फिर क्या होगी, 100 होगी ना। ठीक है, अच्छा, of each of the 3 products, the management has decided to consider this order as high priority, as it is expected that repeated orders would be received if customer is fully satisfied. Therefore, this order would be fulfilled before any order. ठीक है जी, तो ये committed
हो गया फिर, ठीक है ना, कमिटेड हो गया। वर्किंग 1 कर लेते हैं अब यहीं पे ही, यहाँ पे क्यों करें, अच्छा चलो यहीं पे ही कर लें ये वर्किंग, फिर बाद में उठा के ले जाएंगे उधर। जी बच्चों, हमारा हम इसमें निकाल रहे हैं टोटल डिमांड, ठीक है। तो जी कमिटेड डिमांड अल्फ़ा, बीटा और गैमा की। अच्छा बच्चों, अब ये जो कमिटेड डिमांड है ये उसने कहा है कि 25% है, तो जो नॉन कमिटेड होगी नॉर्मल डिमांड, रिमेनिंग डिमांड, ठीक है जी, जो विदाउट कमिटमेंट होगी वो फिर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो टोटल डिमांड होगी मैंने आपसे अर्ज़ किया वो 100% होगी ना, ठीक है। और 25%, ठीक है जी, ये कहानी कुछ ऐसे होनी है। अब हमें उसने 3 चीज़ें हैं ना जी, कमिटेड डिमांड, टोटल डिमांड और नॉन कमिटेड डिमांड, तो परसेंटेज हमारे पास आ गई है। हमें उसने ये बताया है कि 3000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स और 1000 यूनिट ये कमिटेड है, और ये 25% है। तो आप कोई एक निकाल सकते हैं। कैसे, 3000 गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इंटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, याद होगा आपको, बेसिक्स में पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 3000 अगर 25 है तो डिवाइड बाय 25 करो, इंटू 75 करोगे तो नॉन कमिटेड आ जाएगी, या इंटू 100 करोगे तो टोटल आ जाएगी, जो मर्जी निकाल लो। तो 3000 डिवाइड बाय 25 करके जी 9000, ये 75% किया आपने। 3000 डिवाइडेड बाय 25% इंटू 75% कर दिया आपने, 9000 आ गया। बाकी भी बताओ, 4000 डिवाइड बाय 25 इंटू 12000। अच्छा 100 भी निकाल सकते थे, कोई बच्चा कहे जी 100 निकालना चाहूँगा, गैमा का 100 निकाल लें आप जी। 1000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ये टोटल भी आ सकता था। तो किसी भी तरफ आप जा सकते हैं। तो टोटल निकल आया है, तो फिर आप नॉन कमिटेड डिमांड जो है वो बैलेंसिंग निकाल लें। अगर आपने नॉन कमिटेड निकाली है तो टोटल को फिर बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जनाब आपकी टोटल डिमांड। ये अब सवाल नॉर्मल बन गया, ठीक है ना। नॉर्मली सवाल इस तरह से होता था, ये एक लाइन गिवन होती थी जो मिसिंग थी, ये लाइन ऐसे करके यहाँ गिवन होती थी। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये लाइन, ठीक है, ये टोटल डिमांड वैसे डाल रहा हूँ। अच्छा सवाल में वर्किंग करना, ठीक है ना। ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि पहले सवालों जैसा हो गया। टोटल डिमांड अल्फ़ा की 12, बीटा की 16, 12000, 16000 और 4000। लेकिन ये आपने यहाँ पे नहीं लिख देनी, ठीक है ना, ये आपने वर्किंग ही करनी है क्योंकि सवाल में ये गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि यूँ सवाल दिया होता था, टोटल डिमांड इतनी है, यूनिट्स यूँ लिखा होता था, ठीक है। और आगे फिर ये लाइन लिखी होती थी कि रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ इतने इतने इतने, और ये कमिटेड है, और साथ ये भी लिखा होता था दीज यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन टोटल डिमांड। तो इस तरह का सवाल होता था। कुछ याद आ रहा है? बस ये फिर नॉर्मल सवाल बन गया उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये हमारी वर्किंग 1 है। ये यहाँ पे इसलिए कि उठा के ले जाएंगे वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे आपके पास ये वर्किंग 1 है, यानी अगर मैं और को वर्किंग करूँगा तो अब उसको वर्किंग 2 कहूँगा, ठीक है ना। करना तो मैंने सवाल यहाँ पे, ओके। अच्छा वैसे किसी ने ट्राई किया ये सवाल? आपने किया ये ट्राई? आपने? अच्छा, तो माशाल्लाह जितने भी बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे, किसी ने भी नहीं अटेम्प्ट किया होगा। अब जितने आपको पता है कि कितने बैठा सकते हैं हम यहाँ पे इस वक्त।
जी सेलिंग प्राइस, टोटल डिमांड, कैलकुलेशन के लिए बस 2 बच्चे आ जाते हैं। आ जाओ यार, बस अब मंडे को ना बहुत उदास हो जाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। स्पेशलाइज्ड केमिकल, अच्छा सॉरी, आगे वो फुलफिल करना है। द पर यूनिट डिटेल ऑफ सेल प्राइस, कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। तो पर यूनिट डिटेल्स हैं, सेलिंग प्राइस गिवन है, टोटल डिमांड हमने निकाली है। टोटल डिमांड मैं ऐसे कह देता हूँ वर्किंग वन से, लेकिन मैंने सवाल में इसलिए लिख दी ताकि आप कंफर्टेबली जैसे सवाल पहले किया करते थे वैसे आपका बन जाइए, ठीक है। स्पेशलाइज केमिकल चाहिए। अच्छा, अब ये स्पेशलाइज केमिकल जो है इसके बारे में क्या बता रहा है, देखो वो कह रहा है पर यूनिट मैंने सेल प्राइस दी है, पर यूनिट मैंने कॉस्ट्स दी हैं और डायरेक्ट लेबर के आवर्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये स्पेशलाइज्ड केमिकल जो है ऊपर लिखा भी हुआ है ये रुपीज़, तो 1 यूनिट ऑफ अल्फा पर 2500 का स्पेशलाइज्ड केमिकल लगता है। इसका ये मतलब है 1 बीटा पर 1800 रुपये का स्पेशलाइज्ड केमिकल लगता है, 1 गैमा पर 3500 रुपये का स्पेशलाइज्ड केमिकल लगता है, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर ये भी रुपीज़ में ही है, ठीक है। उसने आर्स यहाँ पे नहीं बताया, आर्स उसने नीचे दिखे हैं ये अलग से, ये आर्स, और ठीक है ना। तो ऊपर रुपीज़ की हेडिंग है, नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर 1250, अब ज़रा गौर करो 1250 रुपये 1 यूनिट पर डायरेक्ट लेबर लगती है और 1 यूनिट पर 6 आवर्स लगते हैं, तो 1250 बटा 6 करो, ओके 1800 बटा 5 करो, 1500 डिवाइड बाय 8 करो, सॉरी 2000 डिवाइड बाय 5 करो 400, और 1500 बटा 8 करो, तो सब डिफरेंट है। तो फिर आपने ये नहीं कहना सर ये क्या बात हुई, वो भाई हो सकता है लेबर डिफरेंट लगती हो, हमें इससे क्या, ठीक है। हर एक की कॉस्ट उसने दे दी, ठीक है, सही है। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, तो ये उसने बता दिया क्योंकि शायद उसने प्रॉफिट मांगा हुआ है। रिकमेंड वेदर वायल शुड कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग इन द एग्जिस्टिंग कंट्री और स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंटिन्यू करें एग्जिस्टिंग में या स्टार्ट करें कंट्री एक्स में, ठीक है ना। तो ये डिसीजन, ये रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल्स, ये कहते हैं जी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल कौन सा होता है, वही जिसको हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कहा था ना, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जब निकाल लेते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर हम ये प्रोडक्शन प्लान फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब आपने जब रिकमेंड करना है तो फिर आपको, और करना भी क्या है प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से। अब यूनिट्स बहुत मुश्किल है, यूनिट्स के हिसाब से आपको ये रिकमेंडेशन देना। कुछ बच्चे कर भी लें शायद ऊपर से ज़ुबानी देख कर, यूनिट्स इसके इतना, ये सबसे महंगी है, अच्छा ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ पे बेहतर है यहाँ पे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट यूनिट्स की अब सिर्फ ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लें कंट्री एक्स का भी और करंट एग्जिस्टिंग कंट्री का भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तेज़ी से हम ये पता लगा सकते हैं, और कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है, सेलिंग प्राइस चलो सेम ही सही, तो इसलिए प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालेंगे तो पता लगेगा कि कंट्री एक्स में जाएं या एग्जिस्टिंग कंट्री में ही रहें, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट तक जाना है हमने, अगर प्रॉफिट तक जाना है तो फिक्स कॉस्ट की बात भी आ गई। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट उसने अलग रखी है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट उसने अलग दे दी। जब ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी है और वो क्या कह रहा है, इसको किस बेस पर एलोकेट करना है। अब उसूल बनाया हुआ है हमने, मैंने लिखवाया भी था एक दिन, वो आधा घंटा आखिरी क्लास का 20-25 मिनट इसी पे लगा दिए थे ताकि ये बात आपको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल रहे होते हैं, हम मार्जिनल कॉस्टिंग लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान वाले यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना वो है, वो गलत नहीं, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सिस्टम है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम चल रहे हैं। तो आपने इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि मैं पुरानी रूटीन के हिसाब से जब हम प्रॉफिट निकालने लगेंगे तो ये काम, ठीक है ना। और उसने वैसे इस सवाल में तो बता भी दिया, इस सवाल में तो उसने बता भी दिया, लेकिन ये एंड पर जब हमने प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या लेते हैं, टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या बताया आपको, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन हो उसको आपने टोटल डिमांड से जो गिवन होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी तरह भी जब निकालते थे वो जब ये रेट देकर
और साथ में वो शायद ऑर्स वगैरह दे देता था, तो हम कहते थे वो याद करो एफओएच वाला चैप्टर जिसमें हम एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो वहाँ से भी वही बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकलते हैं जो इस तरह से भी निकल रहे होते हैं, टोटल के साथ, टोटल बजट के साथ बजटेड एफओएच हमने। और होता ही एक्चुअल होता ही कोई नहीं है, डिसीजन मेकिंग में सब कुछ बजटेड ही होता है, हमने अभी डिसीजन लेना है, सब कुछ आगे होना है, तो इसलिए बजटेड ही हो सकता है, या बजटेड है या एब्जॉर्ब्ड है। अगर प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से एब्जॉर्ब टाइप निकाल लो या एक्चुअल डिमांड के हिसाब से बजटेड निकालो। तो हम चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में चल रहे हैं तो हम फिर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान वाले यूनिट्स के साथ इसको नहीं मल्टीप्लाई करते, वरना एब्जॉर्प्शन बन जाए, तो हम उसको ओरिजिनल बजट के साथ ही करते होते हैं, डिमांड के साथ, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन प्लान मैंने आपको अर्ज किया था वो हर महीने बदल सकता है। प्रोडक्शन प्लान है ना, कभी लेबर कम हो गई है तो मटेरियल ज़्यादा है, तो कभी मटेरियल, तो ये तो चेंज हो सकता है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तो हर दफ़ा कोई नया ऑर्डर आ गया, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर आ गया, सब ये प्रेफरेंसेस तो बदलती रहती हैं। तो प्रोडक्शन एक्चुअल में तो प्लान जो बदलता रहता है, तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब ही क्या है, जो फिक्स रहती है। तो फिर ये जो डिमांड होती है ना, ये नॉर्मली टोटल डिमांड जो होती है, ये नॉर्मली कुछ अरसा रहती है कि हमारी इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है, तो वो कुछ अरसा स्टेबल रहती है। इसलिए असूल क्या बनाया था, जब प्रॉफिट की बारी आए स्टेप 4 में, तो आपने कौन से फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी लेनी है, टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर रेट गिवन है तो वो एफओएच वाले फॉर्मूला से, उस एफओएच वाले चैप्टर के फॉर्मूला से आपने वही काम करना है, टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस करके वो टोटल वैल्यू निकालनी है। और अगर इस तरह से पर यूनिट दे दे तो टोटल डिमांड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऑप्टिमल वालों के साथ नहीं करना। उस दिन भी बड़ा टाइम लग गया था, आज फिर मैं लगाने लगा हूँ, छोड़ो चलो बस जी। चौकीदार हो आप, दो मुंडे बैठे हो, उन दोवां दे विच भी अगर दरवाज़ा खुलिया तो उन्होंने पीछे वेख्या थे भाई, दो इसलिए हैं कि एक की कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, 2 से 3, 3 से, हाँ भाई आ गए आप असगर भाई, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं आप भी, दो भी गलत हो सकते हैं। अच्छा जी, ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स, साथज़ा के भी अपने मसाइल होते हैं, खाली क्लास पढ़ाना मुश्किल है अकाउंटिंग के पेपर के अंदर, कैलकुलेशंस तो आप लोग ही कर रहे होते हैं क्लास में बैठे हुए। और एक का मसला ये है कि अगर उसने गलत कैलकुलेशन कर दी और चलता गया काम, तो क्लास के एंड में पता लगा ओहो, या अगले दिन पता लगेगा ओहो। तो इसलिए आप तो बस नोट करते हैं, नकलें करते हैं, खुद सवाल करके बैठे नहीं होंगे, इतने अच्छे तो आप हैं नहीं कि ये सवाल आप पहले करें और फिर लेक्चर लें। खैर, ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल। अच्छा, ये वाला इंपोर्टेड है, ठीक है। YL has been allowed to import that chemical maximum to 70 million rupees, सिर्फ 70 मिलियन रुपए का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा यार, वैसे ये ना टोटल, ये तो मैंने अब करना ही है काम, ये तो अब हम करेंगे। मैं कहता हूँ कि वर्किंग 2 भी कर ही देते हैं यहाँ से, बात अब जब हो गई है तो बाद में फिर मसला हो जाना है। टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट निकालना, ले बात जो हो गई है, प्रॉफिट तक तो जाना है ना। तो ये ऐसे ही ना साथ साथ छोटी छोटी, अब होता क्या है, आपने सवाल को पढ़ा, सवाल को पढ़ने से आपको आइडिया हो गया कि आपने लिमिटिंग फैक्टर का एक सवाल करना है जिसमें प्रॉफिट तक जाना है। अब आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है कि आपका लिमिटिंग फैक्टर है भी सही कि नहीं है जो आप बता रहे हैं। उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद आपने प्लान बनाना है, फिर प्रॉफिट पे जाना है। तो 2 सफ़े छोड़ दो, 2 सफ़े छोड़ के तीसरे सफ़े पे हेडिंग दो वर्किंग्स, और सवाल पढ़ते पढ़ते जो वर्किंग होती जा रही है वो करते जाओ, उसको नंबर लगाते जाओ। लेकिन कब, जब 2 दफ़ा सवाल पढ़ लो, तीसरी बार कम से कम 2 दफ़ा सवाल सारा पढ़ना है, वरना हो सकता है ये वर्किंग करके आगे जाके आखिरी पॉइंट पर लगा ओहो यहाँ तो ये था ही नहीं, एंड पे उन्होंने लिखा था यहाँ पे कुछ तो लॉस भी हो जाते हैं, तो हो गया ना सब गड़बड़। तो इसलिए पूरा सवाल पहले 2 दफ़ा पढ़ना है, फिर तीसरी बार पढ़ रहे होंगे साथ साथ वो ओरिजिनल सवाल तो करना ही है, उसके फॉर्मेट तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन कोई वर्किंग होती जाए तो वो फिर 2 सफ़े अंदाजे से छोड़ दिए ना, तीसरे सफ़े वर्किंग्स कर रहे हैं। तो ये तीसरे सफ़े पे आप लोगों ने 2 सफ़े छोड़े हुए हैं आज, ठीक है, और तीसरे सफ़े से आप ये वर्किंग कर रहे हो, तो वर्किंग 2 पे पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर आपने पहला कर दिया सफ़ा तो आपका ये पहला सफ़ा वर्किंग का हो जाएगा और दूसरा तीसरा। लेकिन उसूली तौर पर पर्चे के लिए बता रहा हूँ कि आपने पहले 2 सफ़े पे रिक्वायरमेंट, बेहतर होता है पहले रिक्वायरमेंट रखो, बाकी अगर कोई पहले वर्किंग कर दे तो फिर प्रॉपर हेडिंग दे, आगे जाके एग्जामिनर देख लेता है। पर उसूल यही है कि पहले रिक्वायरमेंट फिर वर्किंग। तो इन केस कभी ऐसे खुदा ना खास्ता गलती से हो जाए तो फिर वर्किंग वाले सफ़े से अगले सफ़े पे जब रिक्वायरमेंट हो तो प्रॉपरली उसको ना आप अच्छे से हेडिंग दे के अंडरलाइन करो ताकि उसको नज़र आ जाए हाँ आगे ये रिक्वायरमेंट चल रही है। पर ये मुनासिब तरीका नहीं है। पर यह है कि अगर कर गए तेज़ी में पर्चे में और पूरी वर्किंग एक सफ़ा भरा हुआ है, फिर ये ना करना कि उसको काटो
और फिर उसको बाद में करो, ये बेवकूफ़ी ना करना। फिर बस फिर ये करना कि बाद में रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली हेडिंग दे के प्रॉपरली एलेबोरेट कर देना। पर उसूल क्या है बताया आपको, जितने टॉपिक्स पढ़े हैं हमने उसके अंदर आपको फॉर्मेट्स, अभी तक हम फॉर्मेट्स को लेकर ही चल रहे हैं, तो अंदाज़ा हो ही जाता है भाई कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है तो 2 सफ़े छोड़ दो यार, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है, मेन रिक्वायरमेंट है तो यार 1 सफ़ा छोड़ दो उसके लिए भी है जी। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का है तो एक मार्जिनल की बनानी है, एक एब्जॉर्प्शन की बनानी है, 2 सफ़ों में आ जाएगी, छोड़ दो और तीसरे सफ़े से वर्किंग शुरू कर दो। तो ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो कोशिश यही हो कि पेज 1 के ऊपर पहले आपकी रिक्वायरमेंट और फिर वर्किंग, ठीक है। लेकिन ये मैंने बहुत ही क्या कहते हैं ना, वो मसले वाले हालात की बात की है कि अगर बहुत बड़ा मसला हो गया, यही है कि आप वर्किंग करना शुरू कर गए जिस बात में पेपर में, और पता लगा कि 2 सफ़े वर्किंग करने के बाद वो हो रिक्वायरमेंट की तो जगह नहीं छोड़ी, तो यार अच्छा नहीं लगता, चलो काटो, ये टाइम ज़ाया नहीं करना फिर। पर तब जब भूले से ऐसा हो जाए, वरना ये आदत ना हो। आदत क्या हो, रिक्वायरमेंट पहले वर्किंग बाद में। जी टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट भी निकाल ही लें, फिर कैसे निकलेगी जी? हाँ 750 रुपये पर यूनिट बोल रहा था वो, 750 पर यूनिट इंटू एक्चुअल डिमांड 12,000 यूनिट्स प्लस 400 रुपये पर यूनिट। ये PU ना लिखना पर्चे में, अभी लिख लिया करो, जब तक पर्चे में ना जाके बैठो ना ये लिखा करो। जिस दिन पर्चे में जाके बैठोगे तो ये टाइम भी बचा लेना है। पर्चे में सिर्फ ये लिखना है 750 रुपीज़, भी बेशक ना लिखो, रुपीज़ ऊपर लिखा होगा आपने ऐसे एक ही दफ़ा, 750 इंटू 12,000, ठीक है ना। लेकिन पर्चे में आखिरी दिन, ताकि तब तक जाते जाते ये चीज़ें पक्की हो जाएं। ओके, पर्चे से एक दिन पहले भी बैठे हो तो ये इस तरह से ही लिखना, इंटू टोटल डिमांड 16,000, ऊपर नज़र भी आ रही है फिर भी मैं उधर से देख रहा हूँ। असल में वो सवाल बना लिया ना हमने 16,000, सवाल 16,000 इधर से इसलिए देख रहा हूँ, हालांकि ऊपर पढ़ो, लेकिन आदत रूटीन रहे वो वहीं से देख लें, ठीक है। 16,000 यूनिट्स। गैमा की बात करें तो कितनी है, रुपीज़ 600 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंटू 4,000, टोटल 4,000 यूनिट्स की टोटल डिमांड है जी। टोटल क्या आ गया, 178,000,000, ठीक है जी। ये टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये बात कल की थी और आज फिर मिस हो गई, ये भी तो है। ये क्या कह रहा है जी, 30% वेरिएबल है, तो इसका मतलब 70% क्या होगा, फिक्स्ड। तो 250 का 30% करो, ये 75 जो है चला जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग में, और बाकी ये 175 फिक्स्ड है, इसको भी अभी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क बताया था कल, इंशाल्लाह दोबारा बताता हूँ। 200 को तोड़ो, 200 का 30% कितना है, 60, ये आपकी कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में, और 140 इससे फ़िक्स कॉस्ट निकलेगी। फ़िक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी ये तो अभी मैंने नहीं बताया, कल वैसे बताया था। 300 को भी तोड़ दो, 300 का 30%, 90 कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, हाँ वेरिएबल कॉस्ट है, कहाँ चला जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन में, और बाकी का 210 ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट निकालते हुए ये करना है। अब क्या है ये सेलिंग एंड एडमिन है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन जो है ये सोल्ड यूनिट्स के साथ होगी, ऐसे ही है। और सेल हमने कितने यूनिट्स करने हैं ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के यूनिट्स वैसे यही मैक्सिमम ही होना है। बाय द वे ज़रा ट्राई कर लें, ज़रा ट्राई कर लें, वैसे अपने पास एक फ़िगर लिख के तो रख लें, 175 इंटू 12 प्लस 140 इंटू 12 प्लस 210 इंटू 12 जी, नहीं समझ आई। 175 इंटू 12,000
प्लस 140 इंटू 12,000 16,000 प्लस 210 इंटू 4,000 कितना बनता है? मैं फिर बोलूँ, मुझे कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। 175 इंटू 12,000, कैलकुलेटर पे इकट्ठा लिखते जाओ, हैं 5180 भाई कह रहे हैं। देखो हमने ना इस सवाल के अंदर उसने ये कहा था कि आप की रिस्ट्रिक्शन है, इंशाल्लाह वो सारा ही होगा, चलो एंड पे कर लेंगे, ऐसे ही मैंने पहले छेड़ दिया। बहरहाल अगर ये सारी डिमांड बन जाए तो 175 इंटू दिस ये सारे इसी तरह से फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट भी आएगी। उसकी वजह ये बनना यही है, खैर उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है, नहीं ये नहीं है, इससे भी पीछे चलें, उसकी वजह है, इससे भी पीछे चलें, उसकी वजह है ये, हम चल रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है प्रोडक्शन हो या सेलिंग हो, और वेरिएबल सेलिंग ये इधर आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन की मैंने कहा था वर्किंग में, वो पर यूनिट हम निकाल रहे होते हैं, उसके बाद टोटल जब करते हैं तो वहीं से उठाकर टोटल कर रहे होते हैं ना। उसके बाद फिक्स कॉस्ट, चाहे सेलिंग हो, चाहे एडमिन हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, उसने यहीं पे आना होता है। तो ये मैं कह रहा था कि सेलिंग एडमिन की जो फिक्स कॉस्ट है वो जो 70% निकली है, वो जो यूनिट्स होंगे सोल्ड वाले उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करके निकल आएगी, वो भी टोटल के साथ ही निकलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, देख लेते हैं। ओके आगे बढ़ें, सवाल तो करना शुरू करें। नेक्स्ट बात कहीं और निकल गई थी। डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड लिखे हुए हैं, उसके बाद फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, उसने बता दिया। फिक्स कॉस्ट, ये नहीं कहा फिक्स प्रोडक्शन, उसने कहा फिक्स्ड कॉस्ट्स आर एलोकेटेड। मैं इसलिए कर रहा था ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एंड पे से ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, और एक्सपेक्टेड डिमांड मैंने निकाली हुई थी, तो यही काम मैंने करवाया था। तो जो कितना बोला आपने, कैसे बोला था, 51,80,000, तो ये एंड में निकालेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसी लाइन को पढ़ के फिर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके निकाल ही लें, अब बता तो दिया ही है, तो इसी वर्किंग 3 कर लो, और यहाँ पे मैं टोटल बजटेड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, इतना लंबा नाम जी बच्चों, रुपीज़, अब मैं वैसे नहीं करूँगा, बस रुपीज़ 175 इंटू 12,000 प्लस रुपीज़ 140 इंटू 16,000 प्लस रुपीज़ 210 इंटू 4,000। तो उसने खुद बता दिया भाई कि आपने टोटल डिमांड के साथ इनको एलोकेट करवा देना जी। 51 वही 51, ऐसे नहीं 5180 नहीं 5180,000 ऐसे बोला था। चल जी भाई, ये और ये प्रॉफिट निकालते हुए यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चलो साथ साथ चल रहा था तो मैंने कहा इस लाइन की वजह से कर ही दो। चलो अभी फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये ऊपर वाली कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है, और नीचे वाली फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन भी है, वो सेलिंग एंड एडमिन। बहरहाल काफ़ी है, ठीक है जी। आगे चलें, अब ये 2 फिगर्स अब रेडी हैं हमारी, ओके, ये 2 फिगर्स रेडी हैं, ये भी यूज़ कर रहे हैं हम। ये 3 वर्किंग मैंने कर ली सवाल पढ़ते हुए। अच्छा जी, ईच यूनिट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल वायल हैज़ बीन, अच्छा ये आ गई हमारी रिस्ट्रिक्शन, 70 मिलियन रुपए तक का बस हम रुपीज़ के अंदर, उसने क्वांटिटी नहीं दी उसने मटेरियल की, रुपीज़ बता दिए, ठीक है, ऊपर रेट भी तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मतलब कि एक ए के ऊपर 2500 का लगता है तो 12,000 पे कितना लगेगा, एंड सो ऑन करके फिर देख लेंगे। 70 मिलियन से ऊपर निकल रहा है तो फिर ये लिमिटिंग फैक्टर है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे वो कहता है द मैनेजमेंट ऑफ वायल इज कंसर्न्ड ओवर रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल
इन द एग्जिस्टिंग कंट्री ऑफ ऑपरेशन एज एनी शॉर्टफॉल टू मीट डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो यार ये मुल्क की पाबंदी जो है ना, ये हमें बड़ी तंग कर रही है, ठीक है। वन ऑफ द प्रपोजल इज टू शट डाउन द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंपनी एक्स, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कंट्री में इस पर पाबंदी है। वो कह रहे हैं कि यार ये पाबंदी तो जान को आ गई है, ऑर्डर ही नहीं मीट हो सकते अक्सर, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर आ गया ना। तो एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से बंद कर दें ये प्लांट और कंट्री फलां में चले जाएं, कंट्री एक्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंट्री और दूसरा कंट्री एक्स, ये दो हो गए। ये कंटिन्यू करो एग्जिस्टिंग में या स्टार्ट करो कंट्री एक्स में नया काम, अब ये ऑप्शन था, ठीक है। अच्छा, वो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ वायल कंसिडर्स टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। अब कंट्री एक्स के बारे में कुछ बातें बता दी। देयर इज़ नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिक्वायर्ड केमिकल, यानी कि कंट्री एक्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये केमिकल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन डायरेक्ट लेबर आज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वायल्स प्रोडक्ट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड अवेलेबल अप टू 1 लाख आवर्स ओनली, यानी कि एग्जिस्टिंग कंट्री में खुली लेबर थी, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पे मटेरियल की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी इंपोर्ट पर, यहाँ पे उन्होंने कहा मटेरियल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन लेबर मुश्किल से मिलती है। रिस्ट्रिक्शन इस हिसाब से 70 मिलियन बस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जी, 70 मिलियन रुपए का इंपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इंपोर्ट के ऊपर रुपीज़ की फॉर्म में ही रिस्ट्रिक्शन होती है ना, केजीज की बजाय रुपीज़ की फॉर्म में, क्योंकि इंपोर्ट कोटाज क्या होते हैं। मसला तो यही है ना कि हम इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हम क्या चाहेंगे कि इतने रुपए तक की इंपोर्ट बस अलाउड हो। तो अगर केजीज में देते हैं और रेट बढ़ जाता है तो वो कंट्रोल करने की, नॉर्मली ये बात कर रहा हूँ, बाकी हमें इससे क्या, वो केजीज में भी दे सकता था लेकिन उसे रुपए में दिया। और मैं यही बता रहा हूँ, उन्होंने कहा 70 मिलियन तक इंपोर्ट कर सकते हो। अब मैं 12,000, मुझे एक अल्फा पर 2500 रुपये का ये केमिकल चाहिए, तो 2500 इंटू 12,000 जमा 1800 इंटू 16,000 जमा 3500 इंटू 4,000, ये 70 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो नहीं। अभी करते हैं ये वेरिफिकेशन करते हैं तसल्ली के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे जी, वो कहता है ओ यहां पर लेबर लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन ओ एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसोर्सिंग, एक्सटर्नल सप्लायर, एक्सटर्नल वेंडर। ये मैंने आपको कहा था, मुख्तलिफ नाम सवालों के अंदर नज़र भी आए थे आपको। एक्सटर्नल परचेज प्राइस, इस तरह से पता लगता है कि आपके पास ये खरीदने का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो वो कहता है कि इस कंट्री एक्स के अंदर अगर आप नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो आ जाएगा। अब लेबर नहीं है आपके पास तो किसी और से बनवा सकते हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन है, एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टेड टू एन आउटसाइड सप्लायर। द कॉस्ट ऑफ बाइंग ईच फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा वुड बी इक्विवेलेंट टू 5,000, 4500 एंड 7500 रिस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे, इसका क्या असर होगा? जी हाँ, तो 2 दफ़ा हमें ये, असल में ना ये 15 नंबर का सवाल ज़्यादती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं। एक आधा ज़्यादती वाला सवाल भी होता ही है जिसमें बच्चा लगा रहता है बस, ठीक है। तो ये वो सवाल इसमें लगा रहना है। हमने क्या करना है, हमने पहले एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर, चलो कोशिश कर लेंगे इकट्ठा कर लेंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा, यानी कि हमने रिस्ट्रिक्शन जब चेक करना है, लिमिटिंग फैक्टर की वेरिफिकेशन करनी है, तो हम एक ही स्केड्यूल बना लेंगे, एक ही हेडिंग दे लेंगे स्पेशलाइज्ड मटेरियल, और अगले कॉलम में हेडिंग दे देंगे लेबर आवर्स, और वर्किंग जो है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों की करते जाएंगे, थोड़ा बचत हो जाएगी टाइम की। फिर इसी तरह से जब हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बनाएंगे तो भी हम जो है वो कॉलम्स दोनों ऐसे सफ़े को दरमियान से तोड़ देंगे और आधा आधा कर लेंगे, छोटी सी वर्किंग की जगह। कोशिश करेंगे जितना हो सके। बाकी आपने जैसे किया होगा, जिन्होंने घर पे किया, आप तो किए बगैर आ गए ना दोनों, ठीक है। जिन्होंने घर पे सवाल किया होगा तो वो हो सकता है उन्होंने अलग अलग किया, वो भी ठीक है, उसमें टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा लग गया होगा। तो पर्चे में ऐसा सवाल आता ही होता है कभी कभी जो ऐसे लंबा होता है और मार मुकाता है बंदे को। मार मुकाता समझते हैं? पठान मार मुकाता है, नहीं समझ? अच्छा, चलें जी। बहरहाल एग्जिस्टिंग कंट्री में सेलिंग कंट्रीब्यूशन निकालते हुए सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेनी है हमने, और जब हम कंट्री एक्स में जाएंगे तो सेलिंग प्राइस की बजाय एक्सटर्नल
परचेज कॉस्ट लेनी है हमने, ठीक है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हाउएवर द ऑर्डर कंसिडर एज हाई प्रायोरिटी वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी कि वो कह रहा है कि इसके बारे में कह रहा है कि कितने गया ये जो 25% था ना, ठीक है, हाई प्रायोरिटी है ना, इसके बारे में हम रिस्क नहीं लेते, ये तो हम खुद ही बनाएंगे। अच्छा, ये ना भी लिखता तो हम ऐसे ही करते हैं, जो कमिटेड डिमांड होती है उसको पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर रैंकिंग वगैरह जो है वो हम बाकी डिमांड पे लगाते हैं ना। लेकिन उसने फिर भी यहाँ पे ये तसल्ली के लिए बता दी बात कि ये ऐसे ही करना है, जैसे आप करते हैं ना खामोशी केस में, वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही करना है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, काश आपने सवाल घर पे किया होता 2 घंटे लगा के जी। ये है ऑल अदर जल्दी हो जाएगा 2 घंटे से, कितने, 1.25 घंटे में हो जाएगा। ऑल अदर इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वुड रिमेन द सेम फॉर कंट्री एक्स। क्या मतलब है इसका? मतलब इसने नहीं बताया कि कंट्री एक्स के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है केमिकल की, तो इतनी ही है, 2500 का उधर था तो 2500 का इधर भी है। इसने नहीं बताया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 250 इधर है तो उधर कितनी है, तो इसका मतलब उधर भी 250 है। नहीं बताया इसने कि सेलिंग एडमिन 250 है इधर, तो उधर कितनी है, तो यहाँ भी 250 है उधर भी 250 ही है, ठीक है ना। यानी कि उसने बताया वैसे क्या है, फिर उन्हें सिर्फ यही बताया है कि यहाँ पे लेबर आवर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल परचेज प्राइस है। इसका मतलब हम तो वेरिएबल कॉस्ट एक निकली हुई, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करेंगे ना पहले एक सिनेरियो में एग्जिस्टिंग कंट्री वाला, वही सारे का सारा आगे भी चला जाना है। ये वक्त की बचत भी थी, ये वक्त की बचत भी हो सकती है, क्योंकि उसने क्या कह दिया, सारी इंफॉर्मेशन सेम ही होगी अनलेस हम खुद बता दें। अब पूरा सवाल ये, आपने कंट्री एक्स को पढ़ा है, इस कंट्री एक्स में कहीं पे लिखा हो स्पेशलाइज्ड केमिकल कितने रुपए पड़ता है पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर, फिक्स प्रोडक्शन, सेलिंग एडमिन, कहीं कुछ लिखा हुआ है, मतलब सारा कुछ वही है, मौजे ना लग गई, ठीक है। अच्छा, अब वाइल ऑपरेट्स जस्ट इन टाइम सिस्टम एंड एज नो इन्वेंट्रीज, बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी। अब हमने रिकमेंड करना है इनको कि कंटिन्यू करें इसी कंट्री में या चले जाएं कंट्री एक्स में, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अच्छा अब अपने सवाल पे चलते हैं, ये सॉरी सोल्यूशन पे चलते हैं जी। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको, डिसीजन मेकिंग की ना ये अजम्पशन भी यही है, ठीक है। अगर खामोश भी हो ना, ये आज तक किसी सवाल में गिवन नहीं था, ठीक है ना, तो ये अजम्पशन है, ठीक है बच्चों। कि कोई स्टॉक जस्ट इन टाइम वाला जो काम है ना, आज तक किसी सवाल में लिखा नहीं था, आज इसने लिख दिया, तो लिखा हो या खामोश हो अजम्पशन यही है, ठीक है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, नो इन्वेंट्रीज, जो उसने लिखा भी हुआ आगे, ओके डन। अच्छा चलें सवाल शुरू करते हैं अब फिर। तो पहला काम क्या करेंगे जी, पहले तो हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने लिमिटिंग फैक्टर को। जी वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, और शुरू करते हैं जी पहले कंट्री एग्जिस्टिंग कंट्री से। तो एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर क्या लिमिटिंग फैक्टर है, 70 मिलियन रुपए का स्पेशलाइज्ड केमिकल आ सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या बनाना है, अल्फा, बीटा और गैमा जी। 10,000 अल्फा बनाने, नहीं 12, 16 और 4, और पर यूनिट ये क्या गिवन है जी, ये मैंने टोटल डिमांड दी है यूनिट्स में, ठीक है। और ऊपर से लिखा हुआ था कि आगे ये क्या चीज़ है, रुपीज़, ये बीच में मैंने वैसे घुसाया है, असल में ना ये यहाँ पे जगह नहीं बनती थी इसकी, तो रुपीज़ की हेडिंग में आ गया, लेकिन मैंने ये अलग से डाला है ना बीच में वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है ना। ये सिर्फ यूनिट्स है, बाकी सारा कुछ रुपीज़ में। तो स्पेशलाइज्ड केमिकल जो है ये पर यूनिट, स्पेशलाइज्ड केमिकल क्या है जी, रुपीज़ पर यूनिट, ये ऊपर लिखा हुआ है पर यूनिट डिटेल, ठीक है। तो 2500 पर यूनिट हमें लगना है हमारा, और 12,000 हमने बनाने हैं। तो चलो शुरू हो जाओ जी, रुपीज़
2500 पर यूनिट इंटू 12,000 टोटल मैक्सिमम, जिसमें सारा स्पेशलाइज सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आगे जी बीटा के ऊपर 1800 रुपये का लगता है ये केमिकल, तो 1800 पर यूनिट इंटू कितने बीटा बना सकते हैं हम, मैक्सिमम 16,000 जो बनाना चाहेंगे हम। उसके बाद हर गैमा पे लगता है 3500 का स्पेशलाइज्ड केमिकल, 3500, और गैमा 4000 मैक्सिमम बना सकते हैं। ये ऊपर मैंने लिख दिया था वैसे ज़बरदस्ती, तो रुपीज़ 3500 पर यूनिट इंटू कितना जी, 4000 जी। फरमा दें 30,000 30,000 अच्छा, तो ऊपर भी 70 मिलियन ही है ना, तो बस 30 करो, 30 करो। ये मैं क्या ले रहा हूँ इस वक्त, क्या ले रहा हूँ मैं, क्या नाम है इसका, स्पेशलाइज्ड केमिकल। तो स्पेशलाइज्ड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हमने कौन सा यूज़ करना होता है, तो सिर्फ देखना है कि 70 मिलियन से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड, क्योंकि आगे जाके तो हमने फिर वर्किंग करनी है ना अपनी, स्पेशलाइज्ड केमिकल, और ये बेसिकली हमें रुपीज़ में गिवन है, मतलब इसकी डिमांड हम इसकी जो लिमिटेशन है वो रुपीज़ के अंदर है, तो हम रुपीज़ ही ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब स्पेशलाइज केमिकल अल्फ़ा पर कितना लग जाना है, 30 मिलियन, तो रुपीज़ इन मिलियन चल रहा है, चलने दो, मैं 30 मिलियन ही लिख लेता हूँ यार, ये लो 30 मिलियन। उसके बाद 28.8 मिलियन, उसके बाद 14 मिलियन एग्जैक्ट, तो टोटल क्या बन गया, बढ़ गया ना कम, 72.8 मिलियन, जबकि हमें अलाउड सिर्फ है 70 मिलियन। तो अवेलेबल या अलाउड 70 मिलियन, तो आ गया ना शॉर्टफॉल जी, 2.8 मिलियन रुपीज़ का हमें कम पड़ जाता है रिक्वायरमेंट, ये अब हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टेज या शॉर्टफॉल आ गया। ऐसे ही दूसरी वर्किंग भी यहीं पे ही करनी है दोस्तों, थोड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं, इकट्ठा करना है तो फिर आपके पास तो सारा सफ़ा है ना पूरा, तो आपने बिल्कुल एंड पे इनको रखना है दोनों को, ताकि वर्किंग के लिए मैक्सिमम जगह रहे, ठीक है जी। अब लेबर की करेंगे और क्या, हाँ जी। अब लेबर आवर्स चाहिए 6, 5, 8, ठीक है जी। और इस कंट्री ऐसे कर लेता हूँ मैं, इसको ज़रा और आगे ले जाता हूँ और ऊपर कंट्री भी लिख देता हूँ, ताकि आपको, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको ये लिखने की, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ जी। ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग कंट्री है, वरना ये कहीं यूज़ थोड़ी हो रहा है। एग्जिस्टिंग कंट्री में स्पेशलाइज्ड केमिकल, ये लिमिटिंग फैक्टर है, सही है। और ऐसे ही कंट्री एक्स की बात करें तो फलां कंट्री में अगर चले जाएं तो वहाँ पर लेबर आवर्स, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब लेबर आवर्स चाहिए 1 बाय 1, उनको भी ले लेते हैं, तो ये थोड़ी सी बचत होगी। अल्फ़ा बीटा गैमा दोबारा नहीं लिखा हमने, ठीक है, ऊपर वाली हेडिंग्स वगैरह नहीं दी, थोड़ा सा टाइम बच गया, ठीक है जी। 6 आवर्स चाहिए एक अल्फ़ा पे, और मैक्सिमम 12,000 अल्फ़ा बनेंगे, 5, 16, 8 इंटू 4, तो जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। अब अल्फ़ा बीटा गैमा नहीं लिख रहे जी। अल्फ़ा पे कितने आवर्स लगने हैं, अल्फ़ा पे 6 पर यूनिट, ऐसे ही है, तो 6 आवर्स पर यूनिट इंटू 12,000 यूनिट्स। उसके बाद एक ही बार कैलकुलेटर एक ही बार यूज़ किया करें, ये कोशिश किया करें जब एक जैसा डाटा हो ना, जैसे पहले करते थे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में भी, कैलकुलेटर एक ही बार यूज़ किया करें। 5
5 इंटू 16,000, तो 5 आवर्स पर यूनिट चाहिए इंटू 16,000 यूनिट्स। उसके बाद 8 इंटू 4,000, तो 8 आवर्स पर यूनिट इंटू 4,000 यूनिट्स। जी बताइए जी, फरमाइए जी। 72,000, 80,000 और 32,000। भाई ये चेक करते रहना आप, अगर इनकी कैलकुलेशन, आपका काम सिर्फ इनकी कैलकुलेशन चेक करना है। आपको तो सीए में पास है, आपको क्या मसला है, इन्होंने तो साथ साथ समझना भी है। जी टोटल कितना? 184,000 लेबर आवर्स चाहिए आपको, जबकि अवेलेबल हैं इस मुल्क में सिर्फ 1 लाख। ओ माय गॉड, ये भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि हमें बस यहाँ तक आके भी पता लग जाता है, आगे ना भी करें, अपनी वर्किंग ही है, लेकिन बस इसको एक फॉर्मेट पे डाला हुआ है और आगे कहीं ना कहीं हमें काम दे जाती हैं ये चीज़ें फिर। ठीक है, चलो लें जी, यह आपका पहला काम हो गया, आपने वेरीफाई कर लिया कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, दोनों मुल्कों में अलग अलग है लेकिन है। ठीक है जी, पार्ट 2 कर लें।